नमस्कार। आज हम भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। भारत का एक बड़ा सपना है 2047 तक परमाणु ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली, जो कि साफ सुथरी ऊर्जा है। बिल्कुल, और इस लक्ष्य के लिए भारत की बहुत ही खास 3 चरणों वाली योजना है। हाँ, तो आज हम इसी 3 स्टेज स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये काम कैसे करती है और कैसे भारत अपने खास संसाधन मतलब थोरियम उसको यूज करके आत्मनिर्भर बनना चाहता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कदम क्या है इस योजना का? अभी कौन से रिएक्टर ज्यादा चल रहे हैं हमारे यहाँ? देखिए, पहला चरण जो है वो आधारित है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स पर। PHWRS। हाँ, सुना है। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये सीधे प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन की तरह यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस या जिसे एनरिच करना कहते हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, तो ये तो शुरू में बहुत अच्छा रहा होगा भारत के लिए, क्योंकि यूरेनियम तो शायद कम है हमारे पास। बिल्कुल सही, हमारे पास यूरेनियम सीमित है और वो एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी मिलना भी शुरू में आसान नहीं था, तो ये एक बड़ा फायदा था। और ये हैवी वाटर, भारी पानी, इसका क्या रोल है इनमें? भारी पानी या D2O ये यहाँ 2 बहुत जरूरी काम करता है। एक तो ये रिएक्टर को ठंडा रखता है, मतलब कूलेंट का काम करता है, और दूसरा ये न्यूट्रॉन की रफ्तार को धीमा करता है, मतलब मॉडरेटर का भी। अच्छा, दोनों काम एक साथ? हाँ, और ये धीमा करना जरूरी है ताकि प्राकृतिक यूरेनियम में जो थोड़ा सा फिसाइल U235 है वो ठीक से रिएक्शन कर सके। समझ गई। और मैंने सुना है ये चलते चलते कुछ ऐसा भी बनाते हैं जो आगे काम आता है, क्या वो? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये PHWR रिएक्टर चलते हुए एक नया पदार्थ बनाते हैं, प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239। और ये जो प्लूटोनियम है ये सीधे परमाणु ऊर्जा पैदा कर सकता है, मतलब ये एक फिसाइल पदार्थ है। अच्छा, तो ये फिसाइल और एक आपने शायद फर्टाइल कहा था, इसमें क्या फर्क है? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, फिसाइल पदार्थ वो हैं जो न्यूट्रॉन टकराने पर आसानी से टूट जाते हैं और ऊर्जा के साथ और न्यूट्रॉन छोड़ते हैं चेन रिएक्शन के लिए, जैसे U235 PU239। ओके, जैसे सूखी लकड़ी तुरंत आग पकड़ ले। हाँ बिल्कुल, वैसा समझ लीजिए। और फर्टाइल पदार्थ वो हैं जो सीधे चेन रिएक्शन नहीं करते पर न्यूट्रॉन सोखकर फिसाइल बन सकते हैं, जैसे थोरियम 232 या यूरेनियम 238। अच्छा, जैसे गीली लकड़ी जिसे पहले सुखाना पड़े। एकदम सही उदाहरण है। तो PHWR प्लूटोनियम 239 फिसाइल बनाता है जो अगले चरण का ईंधन बनेगा। तो ये प्लूटोनियम स्टेज 2 के लिए है। और ये PHWR रिएक्टर, क्या हम इन्हें अब खुद बना लेते हैं? हाँ, ये अच्छी बात है। अब भारत इन रिएक्टरों को खुद ही डिजाइन कर सकता है हमारे BRAC में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। वाह। और इनको बनाने का काम NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। तो स्टेज 1 में हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। चलिए अब स्टेज 2 पर चलते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, FBR। ये ब्रीडर नाम कुछ खास है? बिल्कुल, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR पहले स्टेज से मिले प्लूटोनियम 239 को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके। और ब्रीडर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये जितना परमाणु ईंधन जलाते हैं ना, उससे ज्यादा नया फिसाइल ईंधन बना देते हैं। क्या बात है, ज्यादा ईंधन? ये कैसे होता है? यहीं पर भारत का असली खजाना थोरियम काम आता है। FBR के कोर में प्लूटोनियम ईंधन होता है और उसके चारों ओर थोरियम 232 की एक चादर मतलब ब्लैंकेट लगाई जाती है। थोरियम का ब्लैंकेट? हाँ, अब ये थोरियम 232 जैसा हमने बात की, ये फर्टाइल है। हाँ, गीली लकड़ी। सही। तो जब रिएक्टर से तेज न्यूट्रॉन निकलते हैं और इस थोरियम से टकराते हैं, तो ये थोरियम बदल जाता है यूरेनियम 233 में। यूरेनियम 233। और ये U233 एक बेहतरीन फिसाइल ईंधन है। तो हुआ ना, जलाया प्लूटोनियम और साथ में बना लिया U233। वाह, ये तो कमाल है। मतलब थोरियम से नया ईंधन तैयार हो गया। और इन्हें फास्ट ब्रीडर क्यों कहते हैं? फास्ट इसलिए क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए मॉडरेटर जैसे भारी पानी की जरूरत नहीं होती। न्यूट्रॉन तेज रफ्तार से ही रिएक्शन करते हैं। अच्छा, कोई मॉडरेटर नहीं? नहीं, और इन्हें ठंडा रखने के लिए पानी की जगह पिघले हुए सोडियम मतलब लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है। लिक्विड सोडियम, ये तो सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है संभालना। हाँ, तकनीकी रूप से ये चुनौतीपूर्ण है। लिक्विड सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, तो इसे संभालना और सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये FBR टेक्नोलॉजी की एक मुख्य चुनौती है।
तो क्या हम इसमें आगे बढ़ पाए हैं? हाँ बिल्कुल, भारत ने कल्पक्कम में एक प्रोटोटाइप FBR, PFBR बनाया है और वो चालू होने के करीब है। ये इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, बढ़िया है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी चरण, वो पूरी तरह थोरियम पर ही चलेगा। हाँ, तीसरा चरण जो है उसका मुख्य लक्ष्य है स्टेज 2 में बने यूरेनियम 233 का इस्तेमाल करना। साथ में और थोरियम भी इस्तेमाल होगा एक तरह से सस्टेन करने के लिए। अच्छा। इसके लिए एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर AHWR जैसे खास डिजाइन के रिएक्टर विकसित किए जा रहे हैं। AHWR 300 LEU एक ऐसा ही डिजाइन है। एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर? जी, इनमें सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान दिया गया है। और क्योंकि भारत के पास थोरियम का दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है जो मोनाजाइट रेत में मिलता है केरल तट पर। हाँ, सुना है। तो ये तीसरा चरण हमें परमाणु ऊर्जा में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकता है। हमें फिर यूरेनियम आयात करने की जरूरत शायद ना पड़े। तो ये फिसाइल और फर्टाइल का कन्वर्जन ही पूरी योजना की जान है? बिल्कुल। फिसाइल U35, PU239, U233 वो जो सीधे जलें। फर्टाइल TH232, U38 वो जिन्हें पहले जलने लायक फिसाइल बनाना पड़े। हमारी पूरी 3 चारणीय योजना इसी फर्टाइल थोरियम को फिसाइल यूरेनियम 233 में बदलने और इस्तेमाल करने पर टिकी है। अब पूरी तस्वीर साफ हुई। तो भारत के लिए थोरियम इतना खास क्यों है? सिर्फ इसलिए कि हमारे पास बहुत है या और भी वजह है? नहीं, सिर्फ उपलब्धता ही नहीं, सबसे बड़ा कारण तो यही है। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा। पर इसके अलावा माना जाता है कि थोरियम रिएक्टर तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित होते हैं। अच्छा, कैसे? एक तो ये कम दबाव पर काम कर सकते हैं और थोरियम साइकिल से जो परमाणु कचरा निकलता है वो यूरेनियम साइकिल के कचरे की तुलना में कम समय तक खतरनाक रहता है। मतलब हजारों साल बनाम लाखों साल। और इससे हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम भी कम बनता है। अरे वाह, ये तो सुरक्षा और कचरे के लिहाज से भी बेहतर है। जी, ये सारे फायदे मिलकर थोरियम को भारत के लिए बहुत आकर्षक बनाते हैं। ये हमें भविष्य में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, खासकर थोरियम टेक्नोलॉजी में, दुनिया में लीडर बना सकता है। वाह, ये तो वाकई एक बहुत दूर की सोच वाली एक शानदार योजना लगती है। अपने ही संसाधनों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में लंबी अवधि की एक सोची समझी योजना बनाना कितना जरूरी और फायदेमंद हो सकता है। सही कहा, आत्मनिर्भरता की दिशा में वाकई एक बड़ा कदम। ये सब सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। क्या भारत में ऐसे और भी क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे पानी या दूसरे खनिज, जहाँ इसी तरह की दूरगामी अपने संसाधनों पर आधारित रणनीतियों से कोई बड़ा बदलाव लाया जा सकता है? खैर, ये शायद फिर कभी बात करने का विषय है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।